दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह है जनता की मांग क्या भीख है। अभी हाल ही में भारत में मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने एक बयान दिया कि जनता को भीख मांगने की आदत हो गई है और इस बयान पर बड़ी खलबली मच गई है। अमूमन राजनीतिक बयानों पर बात करना गुरुकुल का उद्देश्य नहीं है, परंतु अगर वह बयान जनता से सरोकार रखता है तो हम ऐसे छात्रों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो इन परिस्थितियों को समझना चाहते हैं उसका विश्लेषण अवश्य करते हैं। 3 बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एक राजनेता, दूसरी जनता और तीसरी अपेक्षाएं। इसके पहले भी हम यह बात कर चुके हैं कि जनता अपनी अपेक्षाओं को राजनेताओं के पास जिस स्तर तक ले जाती है कई बार वह बड़ा बेईमानी होता है। किन संदर्भों में यह बात कही गई वह भुला दिया गया और यह बात ध्यान रखी गई कि एक राजनेता ने जनता को भिखारी कहा। संभवतः ऐसा नहीं है। वे ये कहना चाहते थे कि जब भी कोई राजनेता या जनप्रतिनिधि किसी भी जगह जाता है उससे लोगों की अपेक्षाएं इस कदर होती है कि वे उससे कुछ ना कुछ मांग कर बैठते हैं। शादी हो, विवाह हो, सामाजिक कोई कार्यक्रम हो, लोग अपने घर से कुछ पत्र लेकर ही चलते हैं, विशेषकर जब उन्हें यह पता हो कि वहां पर कोई राजनेता या जनप्रतिनिधि आ रहा है। दरअसल जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग भी इसी ढंग से की जाती है कि वे कभी किसी को ना नहीं कहते, कह नहीं पाते या कहना चाहते नहीं हैं, या राजनीतिक दल या विचारधारा उन्हें ये बात सिखाते हैं कि भले ही आप आगे उसे कर पाए ना कर पाए आप ना नहीं कहेंगे। ये अपेक्षाएं उनके ऊपर बोझ की तरह होती है। 5 बार के सांसद हैं वे। 1989 में पहली बार सांसद बने थे, तब से आज तक एक बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है। उसके पहले भी ऐसा कोई विशेष मुद्दा उनके व्यक्तित्व के खिलाफ नहीं जाता, यानी कि व्यक्ति में कोई बुराई नहीं हो सकती। सवाल यही है कि जनता ऐसा क्या करती है कि इतना पुराना खांटी राजनेता भी इस प्रकार के शब्द बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। ये स्लिप ऑफ टंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे लोग जो इतने समय तक केंद्र में मंत्री रहे हों और एक एक शब्द की महत्ता जानते हों, वे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ये कोई उनका बचाव नहीं है, लेकिन ये बात तो भारत की जनता को अब समझनी ही पड़ेगी कि क्या हर चीज का हल हमें राजनेताओं के पास जाकर ही खोजना है। ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, नया ठेका है, पट्टा है, से लेकर वे सारी समस्याएं जो आपको ऐसा लगता है कि जिसके लिए किसी व्यवस्था में जाना चाहिए, व्यवस्थापकों के पास जाना चाहिए, प्रशासन में जाना चाहिए, वह भी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, इस अपेक्षा के साथ हम राजनेताओं के पास पहुंच जाते हैं। वे लोग जो वर्षों से राजनीति में हैं, जब वे इस प्रकार का दबाव महसूस कर रहे हैं तो सोचिए उन लोगों का क्या होता होगा जो राजनीति में अभी नए हैं। उन नए कार्यकर्ताओं का क्या होता होगा जो लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरना चाहते हैं। और अगर इनमें से कोई एक व्यक्तिगत टिप्पणी लोगों पे कर भी रहा है तो उसे किसी विचारधारा या पार्टी की बात मान लेना भी कहां तक उचित है। ये भारत की जनता में एक नया परिवर्तन है, और विशेषकर उन राज्यों में जिन राज्यों में बहुत लंबे समय से एक विचारधारा काम कर रही है। कितनी जल्दी उनके ऊपर बदनामी लाद दी जाए, यानी जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा उसकी आलोचना करें और बदनामी शुरू कर दें। जो व्यक्ति पिछले 30-40 वर्षों से समाज की सेवा में लगा है, अगर वह कुछ समझाना चाहता है और उसके शब्द आपको ठीक नहीं लगते
तो उस पर बात भी की जा सकती है। आलोचना और बदनामी ही उसका हल नहीं होना चाहिए। संगठन और पार्टियां हैं जो वर्षों से लोगों को तैयार कर रही हैं, इनको भी तैयार किया, वे सही होगा तो उसका निर्णय करेंगे, गलत होगा तो भी निर्णय करेंगे, परंतु समाज को तैयार कौन करेगा? एक छोटे से सामाजिक कार्यक्रम में एक व्यक्ति गया, मंत्री स्तर का, और उसके पास हजारों लोग कागज लेकर पहुंच गए। अब उसका काम है कि इन सबको पढ़े और उसका जवाब दे। क्या उसका व्यक्तिगत कोई जीवन नहीं है? क्या उसका कोई सामाजिक जीवन नहीं है? वो विवाह एक तरफ रह गया, वो सभी लोग एक तरफ रह गए, और वो इकट्ठा कर रहा है वो सारे पत्र जो आप लेकर गए थे। आप कहेंगे यही तो उसका काम है। नहीं, दरअसल ये काम उसका नहीं है। एक मंत्री अगर किसी विभाग का मंत्री है तो ये पत्र उसे उसके विभाग के लिए नहीं होते, उसके क्षेत्र के लोग होते हैं, वह किसी न किसी प्रभार का जिला उसका होता है, उसके लोग होते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, अगर उसका परिचय किसी प्रकार मंत्री जी से निकल जाए या उसके करीब पहुंच जाए तो वो एक कागज लेकर पहुंच जाता है। और ये स्थिति हर उस राजनेता की है जो लोकप्रिय है और जनता की बात सुनता है। अगर उन कागजों को एकत्र कर उसका विश्लेषण किया जाए तो उसमें हमें क्या चाहिए, ये सारी बातें उसके अंदर होती है। ट्रांसफर्स की डिमांड क्यों की जाती है? किसी का पहले नौकरी चाहिए, फिर वो दूर है तो उसको अपने घर के पास जाना है, और घर के पास अगर पहुंच गया है तो फलाना अधिकारी उनको सपोर्ट नहीं करता, मदद नहीं करता, उसके लिए फिर एक नया परिवर्तन चाहिए, और ये निरंतरता बनी रहती है। हमारे समाज ने दरअसल मांगने की आदत बना ली है, और उसके लिए भी हम सही रास्ते से नहीं जाना चाहते, हम शॉर्टकट चाहते हैं, और इन शॉर्टकट के लिए हम इन सभी लोगों को परेशान करते हैं। एक चुनाव लड़कर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी गई है जिसका रिपोर्ट कार्ड उसे साल में एक बार देना होता है, और इन लोगों को विशेषकर जिन्होंने केंद्र में एक तरह से लंबे समय तक काम किया है, संभवतः केंद्र की सरकारें चाहती होंगी कि राज्य में जाकर इनके राज्यों की स्थिति को और बेहतर बनाया जाए और उस अनुभव का लाभ लिया जाए इन लोगों से जो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र किया है। ऐसे व्यक्ति को जो इतने बड़े मिशन पे लगा है, हम अपने घर और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से आच्छादित कर देना चाहते हैं, ढक देना चाहते हैं। उसके असिस्टेंट्स हैं, उसके ऑफिस हैं, उसके लिए तमाम रास्ते हैं जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो, उनको छोड़कर अपन ये चाहते हैं कि अपन मंत्री के हाथ में वो कागज दें और ये अपेक्षा करते हैं कि वह पूरे समय विनम्र बना रहे और हमारे काम को कर दे। ये दबाव बहुत ज्यादा है। जनता से ये अपील हमेशा के लिए गुरुकुल करना चाहता है कि आप चाहे किसी भी प्रकार का दान, किसी भी प्रकार की सहायता अगर सरकारों से ले रहे हैं तो एक बार समीक्षा करें कि क्या यह स्वाभिमान के लिए सही है। चलिए, आपको आवश्यकता थी, संभवतः आप शिक्षा में आगे नहीं जा पाए, संभवतः आप नौकरी ढंग से नहीं कर पाए, इसलिए आज आप 30 रुपए किलो का गेहूं 3 रुपए में राशन की दुकान से लेते हैं। लेकिन क्या आप अपने बच्चों को यह शिक्षा दे रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा कौशल सिखा रहे हैं जिससे वे कम से कम राष्ट्र के ऊपर इस प्रकार का बोझ न बने? मैं उन्हें बोझ नहीं कह रहा हूं, मगर अगर वे खरीद कर इस अनाज को खाते तो संभवतः यह पैसा राष्ट्र का बच सकता था, और कम से कम हम आगे आने वाली पीढ़ी को तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर ही सकते हैं। अगर यह बात ठीक है तो धीरे धीरे इस प्रकार की आवेदनों की संख्या कम होनी चाहिए थी, लेकिन देखा यह जाता है कि यह आवेदन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी की स्वयं की एक हेल्पलाइन है, इन विभागों की हेल्पलाइन है, केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की और तमाम हेल्पलाइन है,
ये हर हेल्पलाइन ओवरलोडेड रहती है। हमने दरअसल अपनी हर समस्या को समाज के और सरकार के ऊपर डालने की आदत बना ली है। हम संघर्ष करना ही नहीं चाहते। आप सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि एक बार इस विषय पर सोचें कि क्या एक मंत्री ने जो ये बात कही कि हमें मांगने की आदत हो गई है। भीख शब्द गलत हो सकता है, हल्का हो सकता है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उनका उद्देश्य किसी को भिखारी कहना नहीं रहा होगा। उनका उद्देश्य ये रहा होगा कि हमें मांगने की आदत हो गई है और वह समाज जो स्वाभिमानी होना चाहिए था या है, उसे मांगने की आदत कम करनी ही होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि वह सभी लोग आइंदा इस बात को ध्यान रखेंगे और एक सीनियर राजनीतिक की इस समस्या को समझेंगे और इसको अननेसेसरी किसी कंट्रोवर्सी में डालने का प्रयास नहीं करेंगे, जिससे कि इस समस्या को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके और यह संतुलन बनाया जा सके कि आपकी मांग और राजनेताओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में एक संतुलन बन सके। अत्यंत आवश्यक है, अगर आवश्यक कार्य है तो आप वहां पर अवश्य जाएं, लेकिन हम सभी को ये देखना है कि ये आवश्यक कार्य कई बार इसलिए भी डिले हो जाते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में हम छोटे छोटे कामों को इस तंत्र पर लाद देते हैं। आप सभी से निवेदन है, इस गंभीर समस्या पर विचार करें और कोशिश करें कि हम अपने प्रतिनिधियों का सहयोग करें और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ें। धन्यवाद। आप सभी से उम्मीद है इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।